हाँ बेटा, आज हमारा टॉपिक है सम मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 2। मैं पार्ट 1 पहले ही बना चुका हूं और आपके पास है सम मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 2। ये मेरा आज का टॉपिक है। जो बच्चे आमतौर पे हमसे आके क्वेश्चन पूछते हैं, ये वो सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। दिस विल बी द फाइनल पार्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है जी। और पीडीएफ डाल दी गई है, पहले पीडीएफ डाउनलोड कर देना क्वेश्चन की, फिर आपके लिए समझने थोड़े आसान हो जाएंगे। सो आपको पीडीएफ साथ में अटैच कर दी गई है। सो वीडियो क्योंकि रिकॉर्डेड है, आपने जब भी सुनना है पहले पीडीएफ डाउनलोड कर लें, उसके बाद ये क्वेश्चन सुने, ठीक है जी। अब ध्यान से सुने, जैसे जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं पीडीएफ से देखें। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से सुने, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वे 1 ग्राम। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 ग्राम बनेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 ग्राम बनेंगे। यूनिटरी मेथड है। जैसे 5 मजदूर एक काम को 10 दिन में करते हैं, 10 मजदूर कितने दिन में करेंगे। अब क्वेश्चन है 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। आपको मालूम है 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम इज मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1/9.11 इंटू 10⁻28। अंदाजा आंसर निकालना हो, इसको ऊपर ले जाओ। इट इज 1/9.11 इंटू 10⁻28। अब सॉल्व करो, इसमें से 10 बाहर निकाल लो, क्योंकि नीचे 9 है ना, 9 से बड़ी आ जाएगी ऊपर। इसमें से 10 बाहर निकालो, 10/9.11 इंटू 10⁻27। ऑब्जेक्टिव में अंदाजा बहुत काम करता है। अब आपका 10 डिवाइड बाई 9 यानी 1 पॉइंट समथिंग। सो आंसर होगा 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻27। 4 ऑप्शन में ढूंढ रहे हैं, देख लो कौन सा आंसर है जिसमें 10⁻27 हो और 1 पॉइंट समथिंग हो। सो आंसर दे रखा है 1.098 इंटू 10⁻27। दैट्स इट। सो ऑब्जेक्टिव में अंदाजा लगाना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ सेकंड क्वेश्चन बेटा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ए पार्टिकल विद चार्ज 5.5 इंटू 10⁻16 कूलम। चार्ज है बेटा 5.5 इंटू 10⁻16 कूलम। कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर टोटल चार्ज दिया हो तो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो इलेक्ट्रॉन होता है टोटल चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका है टोटल चार्ज डिवाइड बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि टोटल चार्ज दे रखा है 5.5 इंटू 10⁻16 और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19। अब सॉल्व करो, इसको ऊपर ले जाओ, ये -19 ऊपर +19 बन जाएगा। ये बन गया 5.5 ओवर 1.6 इंटू 10⁻16 + 19। ये आ गया 5.5 ओवर 1.6 इंटू 10⁻3। लगा रहा हूं अंदाजा 3 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻3, क्योंकि 16 3 दा 48, 16 4 दा 64, ये बीच में है, इसलिए 3.5 इंटू 10⁻3 आएगा लगभग। मेरा पॉइंट क्लियर बेटा। सो आंसर शुड बी, मैंने कहा बोला 3.5 इंटू 10⁻3 यानी 3500। एग्जैक्ट आंसर इज 3432। आंसर इज 3432। एक ही आंसर उस रेंज में है, ठीक है जी। सो कभी भी ऐसा कई बार आता है कि एक ऑयल ड्रॉप है, उसके ऊपर इतना चार्ज है, एक चीज उसके ऊपर इतना चार्ज है। कभी भी टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो टोटल चार्ज डिवाइड बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। दिस इज सेकंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, What will be wave number of radiation having wavelength 240 नैनोमीटर। बेटा वेवलेंथ 240 नैनोमीटर है। पहले नैनोमीटर को मीटर में बदलो, 240 इंटू 10⁻9 मीटर। वेवलेंथ इतनी है, वेव नंबर निकालना। पुत्र वेव नंबर क्या होता है 1/λ। 1/λ क्या होगा 1/240 इंटू 10⁻9। सॉल्व करने का तरीका बताता हूं, दैट इज 1/240 इंटू 10⁻9। आसानी से सॉल्व करना हो तो ये वैल्यू नीचे वाली से बड़ी कर लो। अगर 1 0 निकालू 10 होगा, 2 0 निकालू 100 होगा, अभी छोटा 3 0 निकाल लो, ये आ गया 1000 ओवर 240 इंटू 10 पर, क्योंकि 3 0 10⁻6। अब 1000 ओवर 240 4 पॉइंट समथिंग आएगा। सो आंसर इज 4 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻6 पर मीटर। राइट, आंसर इज 4 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻6 पर मीटर। सो आंसर है 4.16 इंटू 10⁻6 पर मीटर। इज इट ओके। गैस पर बहुत काम आएगा बेटा। राइट, सो दिस इज थर्ड क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन है। वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज, बेटा विजिबल लाइट का जो रेंज होता है आमतौर पे हम बोलते हैं 4000 ऑंगस्ट्रॉम से 7 समथिंग, ठीक है, यहां 4000 to 8000 के करीब। ऑंगस्ट्रॉम
या 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक, लेकिन एग्जैक्टली इट इज 380 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर। विजिबल लाइट का रेंज ये है। हम आमतौर पे 4000 टू 8000 लेते हैं एंगस्ट्रॉम में, या 400 टू 800 नैनोमीटर में, लेकिन एग्जैक्ट इज 380 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर। विजिबल लाइट का रेंज ही है। दिस इज फोर्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन जरा ध्यान से देखें, ये बहुत हिट क्वेश्चन है, हर किताब में आता है। इधर है इंटेंसिटी, इधर है वेवलेंथ। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। आपको मालूम है एक ब्लैक बॉडी को हम गरे किए जा रहे, पहले वो कोई रेडिएशन अब्जॉर्ब नहीं करेगी, फिर बहुत गर्म किया, सबसे पहले रेड रेडिएशन, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर व्हाइट। इसका मतलब गर्म करने से वेवलेंथ कम होती है, गर्म करने से वेवलेंथ कम होती है, इंटेंसिटी बढ़ती है। यानी ये ग्राफ है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिया है किताबों में, ऐसा और ऐसा। इसकी वेवलेंथ कम है, इसकी देखो, इसकी कम है, इसकी ज्यादा। मैक्सिमम इंटेंसिटी पे गर्म करने पे वेवलेंथ कम होती है, इसलिए ये वाला टेंपरेचर बड़ा होगा। तो दिस इज T2, दिस इज T1। सो गर्म करने पे वेवलेंथ कम होती है, सो जिसकी वेवलेंथ कम है उसका टेंपरेचर बड़ा होगा, यानी T2 इज मोर देन T1। उसने क्वेश्चन में दिया कौन सी स्टेटमेंट गलत है, सो सी स्टेटमेंट दे रखी T1 इज मोर देन T2, हियर T2 इज मोर देन T1। सो मैक्सिमम इंटेंसिटी हाई टेंपरेचर पे आएगी, हाई टेंपरेचर पे वेवलेंथ कम होती है। देख लो, ज्यादा टेंपरेचर पे वेवलेंथ कम हो रही है, राइट, क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है विजिबल में। सो सी इज रॉन्ग। अब आओ क्वेश्चन सिक्स, थोड़ा स्पीड से करवा रहा हूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ना बेटा, आपने भी स्पीड बनानी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर। वेवलेंथ है पुत्र जी 242 नैनोमीटर, यानी 242 इंटू 10⁻⁹ मीटर वेवलेंथ दे रखी है। ठीक है जी, ये इतनी वेवलेंथ है कि इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकल रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, एनर्जी निकाल लो, क्योंकि जस्ट बाहर निकला मींस आयोनाइजेशन एनर्जी। सो लगा लो E इज इक्वल टू NHC ओवर लैम्डा। N1 है H 6.627 इंटू 10⁻34, C 3 इंटू 10⁸ ओवर लैम्डा 242 इंटू 10⁻। अब वही अंदाजा लगा के इसका आंसर खुद निकालने की कोशिश करें। सो ये फार्मूला लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। सो उसने बोला कि वेवलेंथ इतनी है, ये इतनी वेवलेंथ है कि इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालना मींस आयोनाइजेशन एनर्जी। सो जो हम एनर्जी निकालेंगे वो आयोनाइजेशन एनर्जी ही आएगी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा स्पीड से, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट इतनी है। एनर्जी डिफरेंस दे रखा है बेटा, एनर्जी डिफरेंस दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁹ जूल। कहता है एनर्जी डिफरेंस इतना है, लैम्डा कितना होगा वेवलेंथ, वो लगा लो यार, डेल्टा E इज एनर्जी डिफरेंस दे रखा है, लैम्डा क्या है NHC ओवर लैम्डा, क्योंकि एनर्जी दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁹ N1, क्योंकि एक लाइट की बात कर रही है, HC ओवर लैम्डा, लैम्डा हमने निकालना, दैट्स ऑल। सो लैम्डा क्या आ जाएगा 6.627 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁻⁹। देखो -9 ऊपर 8 के साथ 17 हो गया, -34 प्लस 17 आंसर आ गया 6.627 इंटू 10⁻17 मीटर। दैट्स ऑल, सिंपल कैलकुलेशन। ध्यान से देख लो, -9 ऊपर प्लस हो गया, 8 एंड 9 17, 34 में से माइनस कर दो, 17 बच जाएगा, राइट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, ये तो मैं कई बार करवाता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 तो मैं कई बार करवाता हूं। कहता है एक मेटल है, उस पे पहले इतनी फ्रिक्वेंसी वाली लाइट डाली, उस पे पहले इतनी फ्रिक्वेंसी वाली लाइट डाली, फिर उसी मेटल पे इतनी फ्रिक्वेंसी वाली लाइट डाली, पहले मेटल पे इतनी फ्रिक्वेंसी वाली लाइट डाली, फिर मेटल पे इतनी फ्रिक्वेंसी, यानी पहली फ्रिक्वेंसी है, दूसरी फ्रिक्वेंसी है, मेटल सेम है, उस मेटल पे लाइट डाली जिसकी फ्रिक्वेंसी इतनी थी, फिर दोबारा उसी मेटल पे लाइट डाली, उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी थी, यहां भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, यहां भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, पर कहता फर्स्ट केस में जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, क्योंकि फ्रिक्वेंसी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, फर्स्ट केस में जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी सेकंड केस से डबल है, यानी
काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट केस इज डबल देन काइनेटिक एनर्जी इन सेकंड स्टेट। अब आपको मालूम है, लगाओ जरा फार्मूला। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एच न्यू वन माइनस न्यू टू इज 2 टाइम्स एच न्यू टू माइनस न्यू नॉट। आपको मालूम है ना, E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी और एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज काइनेटिक। मैं ये फार्मूला यूज किया। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एच न्यू माइनस न्यू नॉट। पहले केस में न्यू वन माइनस न्यू नॉट, दूसरे केस में डबल थी, एच से एच कट गया। न्यू कितना है? 3.2 इंटू 10⁻16 माइनस न्यू नॉट इज 2 इंटू न्यू टू कितना है? 2 इंटू 10⁻16 माइनस न्यू नॉट। ये आ गया 3.2 इंटू 10⁻16 माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻16 माइनस 2 न्यू नॉट। अब ये न्यू नॉट इधर ले जाओ और ये वाली वैल्यू उधर ले जाओ। ये क्या बन गया? 2 न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट इज 4 इंटू 10⁻16 माइनस 3.2 इंटू 10⁻16। लगाओ बेटा, 2 न्यू नॉट माइनस 1 न्यू नॉट, इट इज न्यू नॉट। 4 इंटू 10⁻16 माइनस 3.2 इंटू 10⁻16, 10⁻16 आ गया कॉमन, 4 माइनस 3.2 इज 0.8, सो ये आ गया 0.8 इंटू 10⁻16 या 8 इंटू 10⁻15, क्योंकि पॉइंट उधर जाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड कर दिया। क्लियर? इसका आंसर होएगा 8 इंटू 10⁻15। ये मैं आमतौर पे क्लास पे भी करवाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जेई में आ चुका है। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी 1 इज डबल देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2। सो काइनेटिक एनर्जी क्या है? एच न्यू माइनस न्यू नॉट। फर्स्ट केस में न्यू वन माइनस न्यू नॉट, सेकंड में न्यू टू माइनस न्यू नॉट। एच कट गया, न्यू वन पता है, न्यू टू पता है, न्यू नॉट निकालना है। आगे तो सिंपल मैथमेटिक्स है। थोड़ी स्पीड से करवा रहा हूं ताकि कंपटीशन के दिमाग भी स्पीड से चले। ठीक है, राइट? अगला क्वेश्चन। नाउ दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा है। थर्ड लाइन इन द बॉम्बर सीरीज। बॉम्बर सीरीज की तीसरी लाइन बेटा, बॉम्बर सीरीज की तीसरी लाइन, लाइमन बॉम्बर। लाइमन बॉम्बर, बॉम्बर यानी N12। तीसरी लाइन N2 क्या होता? बड़ा। पहली लाइन के लिए क्योंकि N12 है, क्योंकि N2 बड़ा ना, पहली लाइन के लिए N2 क्या होगा? 3। दूसरी के लिए N2 क्या होगा? 4। तीसरी के लिए N2 क्या होगा? 5। ध्यान से, क्योंकि बॉम्बर सीरीज है, N12 है, N2 इससे बड़ा होगा। अगर वो बोलता पहली लाइन तो मैंने बोलना था N2 3 है, दूसरी के लिए N2 4 है, तीसरी के लिए N2 5 है। यानी बॉम्बर सीरीज की तीसरी लाइन के लिए N12 है, N2 5 है। लेकिन लाइन पता कब नजर आती है? जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आए। यानी बॉम्बर सीरीज की तीसरी लाइन कब नजर आएगी? जब इलेक्ट्रॉन 5th लेवल से 2nd लेवल पे आए। 5th टू 2nd, 2nd टू 5th नहीं। ऊपर जाने के लिए लाइन नजर नहीं आती, नीचे आने के लिए लाइन नजर आती है। सो यहां N12 है, N2 5 है। लाइन कब नजर आएगी? जब 5th से 2nd पे वापस आएगा। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम 5th लेवल टू 2nd लेवल। देख लो कौन सा आंसर है? आंसर शुड बी व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम 5th टू 2nd ऑर्बिट। बी आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10th, जल्दी। क्वेश्चन 10th। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, आपको मालूम है एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला MVR इज NH/2π। बोहर ने बोला था एंगुलर मोमेंटम इज NH/2π। सो कहता बेस्ड ऑन दिस एक्सप्रेशन इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट वेयर एंगुलर मोमेंटम इज। किन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है? जिनमें एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? 1h/2π, 2h/2π, 3h/2π। ये होना चाहिए, यानी मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। यानी एंगुलर मोमेंटम कहां इलेक्ट्रॉन घूमेगा? जब एंगुलर मोमेंटम क्या हो? इसका इंटीग्रल मल्टीपल 1h/2π, 2h/2π, 3h/2π। दिस शुड बी द आंसर। आंसर शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। आंसर शुड बी बी, बॉम्बे। ठीक है जी। 11th क्वेश्चन इसका भाई है। 11th क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का भाई है, ध्यान से। 11th क्वेश्चन है बोहर की थ्योरी से के हिसाब से 5वें ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? 5वें ऑर्बिट का आपको मालूम है एंगुलर मोमेंटम है NH/2π। n क्या है? कौन सा ऑर्बिट? उसने बोला 5वां ऑर्बिट, सो लगा दो 5h/2π। यहां आंसर लिखा होगा 5h/2π, या मैथ लगा दो 2.5h/π। या आंसर ये दिया होना चाहिए या ये दिया होना चाहिए। सो आंसर है ये वाला, डी आंसर। 5th ऑर्बिटल में एंगुलर मोमेंटम क्या है? 5h/2π, दूसरे में 2h/2π, तीसरे में 3h/2π, क्योंकि जौन सा ऑर्बिट
उतने h over 2 पाई, इंटेग्रल मल्टीपल, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन पहले डाउनलोड कर लेना, फिर समझना आसान होगा, और टाइम मिले तो पहले पढ़ लेना, रीड कर लेना क्वेश्चन, फिर मेरी आवाज सुनना। क्वेश्चन 12, वैसे आपको बता दूं रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट होता है 0.59 एंगस्ट्रॉम या 52.9 पिकोमीटर। फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस हाइड्रोजन में इतना होता है, एंगस्ट्रॉम इतना, पिकोमीटर में इतना, क्योंकि पिकोमीटर में 100 का रिलेशन होता है। अब ध्यान से सुनो क्वेश्चन 12, इफ रेडियस इन स्टेशनरी स्टेट इज कॉल्ड बोहर ऑर्बिट, यानी फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस को बोहर ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है जी। तो एक्सप्रेशन है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इनटू n स्क्वायर। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट कितना होता है, इतना। कहता है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इनटू n स्क्वायर। व्हाट इज रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, उसने नोट्स में क्वेश्चन में ये लिखा a नॉट कितना है, सो a नॉट इज रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, a नॉट इज 52.9 पिकोमीटर, अगर एंगस्ट्रॉम होता 5.29 एंगस्ट्रॉम होता। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इनटू n स्क्वायर। कहता है जो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस a नॉट ये कितना है, a नॉट इज 0.529 एंगस्ट्रॉम और 52.9 पिकोमीटर। बिल्कुल 12 जैसा एक 13th क्वेश्चन है, 12 जैसा ही 13th क्वेश्चन, ध्यान से। इफ रेडियस इन फर्स्ट ऑर्बिट इज x, व्हाट इज रेडियस इन फर्स्ट थर्ड ऑर्बिट, सोचो रेडियस nth ऑर्बिट इज रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट इनटू n स्क्वायर, ओवर z भी है पर वो एटम सेम की बात कर रहा है। सो कहता है रेडियस इन फर्स्ट ऑर्बिट इज x, व्हाट इज रेडियस इन थर्ड ऑर्बिट, 3 का स्क्वायर कर दो, इट शुड बी 9x, क्योंकि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इनटू n स्क्वायर। जितना पहले ऑर्बिट में, तीसरे ऑर्बिट में इनटू 3 का स्क्वायर होगा, चौथे में इनटू 4 का स्क्वायर होगा, सो 9x। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर पहले ऑर्बिट में रेडियस 1 है तो तीसरे ऑर्बिट में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इतने टाइम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है जी। 13th है, अच्छा क्योंकि इसके साथ मिलता जुलता 20th क्वेश्चन भी मैं पहले ही करवा रहा हूं, 20th क्वेश्चन पहले ही समझ लें, 20th भी ऐसा ही है, याद रखो। वैसे फार्मूला था रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इनटू n स्क्वायर ओवर z। अगर हाइड्रोजन है दोनों तरफ तो z लिखने की जरूरत नहीं, पर एक हाइड्रोजन हो एक हीलियम हो फिर तो z लिखना ना। अब देखो जरा 20th, इफ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.53 एंगस्ट्रॉम, उसने बोला रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। व्हाट विल बी रेडियस ऑफ लिथियम इन ग्राउंड स्टेट, सेम स्टेट में लिथियम का रेडियस क्या होगा, हाइड्रोजन का 0.53, ग्राउंड स्टेट ही है। अब लिथियम का क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, सो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट इनटू n स्क्वायर डिवाइड बाय z। 0.53 डिवाइड बाय 3, 0.17 समथिंग आ जाएगा, आंसर शुड बी 0.17 समथिंग, क्योंकि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट होता है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इनटू n स्क्वायर ओवर z, तो लिथियम में z 3 है, 3 से डिवाइड कर। अब उसने सेम स्टेट बोला, अगर बोलता लिथियम के दूसरे ऑर्बिट में तो यहां 2 का स्क्वायर भी कर देना था, पर्सनल ग्राउंड स्टेट तो 1 का स्क्वायर ही किया, ठीक है। आओ बेटा शाबाश, ध्यान से 20th भी साथ में करवा दिया। अब 14th क्वेश्चन, क्वेश्चन 14th कहता एक वेवलेंथ 589 नैनोमीटर है, एक वेवलेंथ 589.6 नैनोमीटर है, दोनों में एनर्जी का डिफरेंस क्या आएगा, एनर्जी का डिफरेंस बेटा, एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, hc ओवर लैम्डा 1 माइनस hc ओवर लैम्डा 2। h कितना 6.627 इंटू 10⁻34 इंटू c 3 इंटू 10⁻8 ओवर लैम्डा 1 589 इंटू 10⁻9 माइनस hc 6.627 इंटू 10⁻34 इंटू c 3 इंटू 10⁻8 ओवर लैम्डा 589.6 इंटू 10। अब इसको सॉल्व कर लेना, लगाना मैथमेटिक्स, ठीक है जी। कोशिश करके ना बेटा h इंटू सी मल्टीप्लाई करके सीधा रिजल्ट याद कर लो, ये कई जगह काम आएगा, रट लेना इसको मल्टीप्लाई करके, राइट जी। hc ओवर लैम्डा 1 माइनस hc ओवर लैम्डा 2, ये एनर्जी लेवल आ जाएगा, ठीक है जी, एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा। सॉल्व करो, इतना मुश्किल नहीं है, हाँ जी। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं थोड़ी स्पीड है, लेकिन कंपटीशन के लिए थोड़ा गियर बदलना ही होगा, ठीक है जी। ध्यान से, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट द फाइंडिंग फ्रॉम बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन। बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन के लिए क्या गलत है, रिमेंबर क्या गलत है, सुनो। पहला,
एंगुलर मोमेंटम इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई, बिल्कुल ठीक है। एंगुलर मोमेंटम इज 1h over 2 पाई या 2h over 2 पाई, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, बोहर फर्स्ट बोहर रेडियस इज 0.529 एंगस्ट्रॉम, बिल्कुल, पहला बोहर का ऑर्बिट का रेडियस 0.529 एंगस्ट्रॉम ही होता है। तीसरा, एनर्जी इन nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल 1 over n स्क्वायर, तो आपको मालूम है एनर्जी इन nth ऑर्बिट इज एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट ओवर n स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। सो उसने क्वेश्चन में बोला एनर्जी इन nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू 1 over n स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। तो ऑब्वियसली चौथा ही गलत होगा। तो चौथा सुनो, चौथा पॉइंट क्या है, द स्पेसिंग बिटवीन एनर्जी लेवल, द स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट एनर्जी लेवल इंक्रीजेस विद वैल्यू ऑफ n, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी एनर्जी लेवल में गैप बढ़ेगा। आप याद करो, पहले और दूसरे में गैप इतना है, दूसरे तीसरे में इतना, फिर इतना। सो जैसे जैसे n का लेवल बढ़ता है एनर्जी लेवल में गैप कम होता है, बढ़ नहीं रहा, यह स्टेटमेंट गलत है। सो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी एनर्जी लेवल में गैप कम होगा, क्योंकि पहले और दूसरे में जितना गैप है दूसरे से इन्फिनिटी में भी उतना गैप नहीं है। मेरी बात क्लियर? सो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी एनर्जी लेवल में गैप कम हो जाएगा, और कम और कम और कम, ऐसा हुआ जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन, यस बेटा, हिम्मत रखो। क्वेश्चन 16 क्वेश्चन, बोहर की थ्योरी के लिए एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम का फार्मूला क्या है? बेटा एनर्जी का फार्मूला आपको मालूम था, एनर्जी इन nth ऑर्बिट इज -1312 z स्क्वायर ओवर n स्क्वायर, ये वाला फार्मूला किलो जूल में, या -13.6 z स्क्वायर ओवर n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या ये वाला फार्मूला, या -2.18 इंटू 10⁻18 z स्क्वायर ओवर n स्क्वायर जूल पर एटम। इन तीनों में से कोई आंसर होगा? बस उसने सिर्फ 2.18 को 2.179 लिखा, बाकी सब ठीक है। इन तीनों में से कोई आंसर, क्योंकि एनर्जी का फार्मूला ये वाला है। सो उसने आंसर दिया बी, -2.179 इंटू 10⁻18 z स्क्वायर ओवर n स्क्वायर। यस, 16 हो गया, बिल्कुल इसका भाई है 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन भी इसका भाई है। सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन ठीक नहीं है, कौन ठीक नहीं है, देखिए जरा। पहला उसने दिया एनर्जी का फार्मूला, दिया -2.18 इंटू 10⁻18, मैं कहा बिल्कुल ठीक है यार, बिल्कुल ठीक है। दूसरा फार्मूला दिया डेल्टा इज आर 1 over n1 स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 1 over लैम्डा इसके बराबर, डेल्टा भी इसके बराबर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तीसरा उसने दिया एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये भी आपको मालूम है, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये भी ठीक लग रहा है। अब चौथा फार्मूला देखें, एनर्जी इज एन एच लैम्डा ओवर सी, आपको मालूम होता है एनर्जी इज एन एच सी ओवर लैम्डा, उसने लिखा लैम्डा ओवर सी, सो ये बात गलत हो गई। E इज इक्वल टू एन एच सी ओवर लैम्डा, लैम्डा ओवर सी नहीं होता, इसलिए डी ऑप्शन इज रॉन्ग, थोड़ा ध्यान रखें। 17, अब क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान से, पॉइंट नंबर 18। बेटा हिम्मत रखें, मैंने हर रेंज का क्वेश्चन करवाना है इसमें लगभग। 18, व्हाट डज नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी इंडिकेट, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू क्या इंडिकेट करती है? ये ऑप्शन जरा ध्यान से सुनिए। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज लोअर देन एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कहता इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी नेगेटिव है, मींस इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्री होता है उसकी बजाय जब इलेक्ट्रॉन एटम में आता है तो एटम एनर्जी कम हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन फ्री है, यानी साथियों जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है तो कोई इंटरेक्शन एनर्जी जीरो है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आएगा, एटम में आएगा, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, एनर्जी बाहर निकलेगी, जीरो से बाहर निकल गई यानी क्या हो गई? नेगेटिव। सो मेरे को पहला आंसर ही ठीक लग रहा है, ध्यान से सुनो। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज लोअर देन एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन फ्री होता है उसकी एनर्जी जीरो मान लो, तो जैसे ही एटम में आएगा एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए फ्री स्टेट में एनर्जी ज्यादा है, नजदीक आया रिलीज हो गई, ठीक है जी, नेगेटिव हो गई। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, रफ सी एग्जांपल है। अब शहर में 100 बच्चियां घूम रही हैं, 100 बच्चे घूम रहे हैं, ठीक है, पर मैंने अपने बेटे की कभी तो शादी करनी है, पर मैं किसी भी लड़की को थोड़ा शगन डालूंगा, वो एनर्जी फ्री स्टेट जीरो है। जब मेरे बच्चे की किसी के साथ शादी फिक्स हो जाएगी तो मैं उस बच्ची को शगन डालूंगा। सो जब तक इलेक्ट्रॉन फ्री घूम रहा था एनर्जी क्या थी? जीरो। अब एटम के पास आया, एनर्जी रिलीज हुई, जीरो से रिलीज हुई, एनर्जी क्या हो गई? नेगेटिव। समझ गए? सो हमारी बहू बनेगी तब शगन डालेंगे, एनर्जीज नेगेटिव, जीरो से नेगेटिव हो गई, पहले जीरो थी, हम जानते भी नहीं थे, ठीक है जी। अब सेम 19th क्वेश्चन ऐसा ही है।
एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम हैज नेगेटिव साइन। हाइड्रोजन एटम में एनर्जी का साइन नेगेटिव होता है फॉर ऑल ऑर्बिट। क्यों? वही बात, जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, ध्यान से सुनो पहला ऑप्शन, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस प्रेजेंट इन ऑर्बिट एनर्जी इज इमिटेड। क्योंकि जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो एनर्जी बाहर निकलती है, क्योंकि एनर्जी बाहर निकलती है इसलिए नेगेटिव है। बोलता है हाइड्रोजन में हर ऑर्बिट में एनर्जी नेगेटिव क्यों है? क्योंकि जब ये एटम में इलेक्ट्रॉन आता है तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जब अट्रैक्शन होती है तो एनर्जी बाहर निकलती है, जब अट्रैक्शन होती है तो एनर्जी बाहर निकलती है। आपके पापा आपकी फीस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जब अट्रैक्शन होती है एनर्जी बाहर निकलती है। आपके पापा आपको क्यों कपड़े लेके दे रहे हैं? क्योंकि जब अट्रैक्शन होती है एनर्जी बाहर निकलती है। किसी और को क्यों नहीं लेके देते? अट्रैक्शन नहीं है। जब भी अट्रैक्शन होती है एनर्जी बाहर निकलती है। ठीक है जी, 20th पहले ही करवा चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से सुनना। ये बच्चे आमतौर पे पूछते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में बोला था, एक बॉल है जिसका मास है 200 ग्राम और उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर आवर। ये पिछली बार भी कराया था, ये फिर मेरे को बच्चे ने डाउट भेजा, लैम्डा निकालना है। ओ बच्चे लगाते सीधा सर लैम्डा इज एच ओवर एमवी। बस गलती क्या कर देते, एच पुट करते 6.627 इंटू 10⁻34। अब ये यूनिट जूल में एसआई सिस्टम, तो मास को भी एसआई में बदलो, 200 ओवर 1000 यानी 0.2 kg कर लो। और ये भी मीटर पर आर नहीं, 5 मीटर ओवर आर को सेकंड में इंटू 60, ये बन गया मीटर पर सेकंड। बच्चे दो ही गलती करते हैं इसमें, फार्मूला तो सभी को आता होता है, लेकिन इसको ग्राम को किलोग्राम में नहीं बदलते और इसको मीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में नहीं बदलते। अब आपको वैल्यू पता, पुट करो आंसर निकल जाएगा। ये दो गलतियां आमतौर पे बच्चे करते हैं। ये पिछली बार भी कराया था, फिर भी मेरे को किसी ने डाउट भेजा। ठीक है जी, शाबाश, हिम्मत रखो बेटा। हाँ जी, मैं बार बार बोल रहा हूं, पहले क्वेश्चन डाउनलोड करना, क्वेश्चन पढ़ना, फिर सुनना। वीडियो रोक के सुनना। जैसे बोलो क्वेश्चन 21, पहले क्वेश्चन 21 पढ़ लेना, राइट। अब क्वेश्चन 22, ये भी ऐसा ही है। 22, ए टेनिस बॉल ऑफ मास 10 ग्राम, यार मास 10 ग्राम है, मेरे को मालूम ग्राम है, है स्पीड 100 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है, बट मेजर विद एक्यूरेसी ऑफ 10%, यानी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या है, 10% ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, यानी 10 ओवर 100 इंटू 100, यानी अगर 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी इतनी थी, एक्यूरेट अप टू, यानी अनसर्टेनिटी इतनी है, सो दैट इज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। पूछा क्या होगा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पूछा होगा। लगा दो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच ओवर 4 m, एच ओवर 4 m। मास को जरूर किलो में बदल लो, हो गया। अब डेल्टा एक्स आपने निकालना है, डेल्टा एक्स निकालना है, डेल्टा वी आपको दिया हुआ 10, एच 6.627 इंटू 10⁻34 इंटू 4 इंटू पाई इंटू मास, मास इज 10 ओवर 1000, ये 1000 ऊपर चला जाएगा। कर लोगे सॉल्व, शाबाश। दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है जी, उसने बोला वेलोसिटी इतनी है पर नोन विद एक्यूरेसी ऑफ 10%, यानी अनसर्टेनिटी 10% ऑफ दिस है, राइट। हाँ बेटा, 22 हो गया पुत्र। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। यार पता था, जाई इज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, जाई इज एम्पलीट्यूड, इसका कोई फायदा नहीं है, मैं लाइन बोलता हूं बार बार, जाई इज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, वेव फंक्शन है, एम्पलीट्यूड है, लेकिन जाई स्क्वायर इज इंटेंसिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। बोलता प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैंने बोला जाई स्क्वायर होती है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन, यानी जाई स्क्वायर, आंसर इज ए। आओ जी 24, इसको करेक्ट कर लो, क्वेश्चन में करेक्ट कर दिया वैसे। 2 इलेक्ट्रॉन इन एम शेल, एम शेल के शेल। अब देखो बोलता 2 इलेक्ट्रॉन इन के शेल, के शेल में पहला शेल, जैसे 1s, अगर 1s में इलेक्ट्रॉन होगा बेटा n1 ही रहना है, s के लिए l0 ही होना, सोचो 1s n1 ही रहना है, s के लिए l0, l0 तो m क्या होगा 0। फर्क किसमें आएगा, अगर के शेल में इलेक्ट्रॉन है उसमें फर्क किसमें है, के शेल पहला शेल है, पहले शेल में होते ही सिर्फ s है, इसलिए पहले शेल में n भी सेम, l भी सेम, m भी सेम, फर्क किसमें है, स्पिन में। सो अगर के शेल में इलेक्ट्रॉन होगा उसमें डिफरेंस सिर्फ स्पिन में होगी, पर जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन था एक्चुअली वो था एम शेल। अब एम शेल तीसरा शेल है, तीसरे शेल में 3s भी हो सकता है, 3p भी हो सकता है, 3d भी हो सकता है। सो तीसरे शेल में n तो सेम रहेगा,
लेकिन एल अलग हो सकता है, एम अलग हो सकता है, स्पिन भी अलग हो सकती है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछना है तो ये पूछना चाहिए था 2 इलेक्ट्रॉन इन एम शेल हैव सेम, उनमें सेम क्या होगा, एन, बाकी सब डिफरेंट होगा, क्योंकि इसका एल 0, इसका 1, इसका 2, एम भी डिफरेंट हो सकता है, स्पिन भी डिफरेंट हो सकती है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लो। 2 इलेक्ट्रॉन इन के शेल, के यानी पहला शेल, पहले शेल में सिर्फ 1s होता है, तो 1s हो चाहे 2 इलेक्ट्रॉन हो, पहले के लिए भी n1 होगा, दूसरे के लिए n1 होगा। s के लिए l 0 ही होता है, अगर l 0 तो m 0 ही होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन में फर्क क्या है, एक की स्पिन प्लस हाफ होगी, दूसरे की स्पिन माइनस हाफ होगी, इसलिए क्वेश्चन में m शेल की बजाय k शेल, मैंने वैसे कर दिया पीडीएफ में, पर अगर किसी बुक में नजर है तो देख लेना इसको। आगे सुनो 25th, याद है मैंने बोला था जो 2 स्पिन होती है प्लस हाफ है माइनस हाफ, आमतौर पे कई लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है या ऐसे घूमता है। दिस इज मोशन ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस हाफ माइनस हाफ सिर्फ इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन बताती है, इट इज नॉट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सो पहला ऑप्शन अप एंड डाउन स्पिन, नो। 2 क्वांटम मैकेनिकल स्टेट विद रेफर टू ओरिएंटेशन, यस। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, नो, नन ऑफ दिस नो। सो आंसर इज ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्लस हाफ और माइनस हाफ क्या बताती है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है या ऐसे घूम रहा है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट जी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 25। नाउ क्वेश्चन 26, बहुत अच्छे। कौन से डी ऑर्बिटल में, कौन से डी में इलेक्ट्रॉन की संभावना हर एक्सिस पे है, हर एक्सिस पे है। रिमेंबर सिर्फ एक डी है जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हर एक्सिस में है, दैट इज डी जेड स्क्वायर, क्योंकि डी जेड स्क्वायर में डंबल एट जेड एंड रिंग एट एक्स वाई प्लेन। अब सोचो, डंबल एट जेड, रिंग एट एक्स वाई प्लेन, सो ये एक्स वाई प्लेन में रिंग है, यहां भी प्रोबेबिलिटी और जेड में भी प्रोबेबिलिटी है। सिर्फ इकलौता डी डी जेड स्क्वायर है जिसमें प्रोबेबिलिटी हर प्लेन पे, हर एक्सिस पे है। जो डी एक्स वाई है उसकी प्रोबेबिलिटी किसी एक्सिस पे नहीं है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, उसकी प्रोबेबिलिटी किसी एक्सिस में नहीं है, क्योंकि डी एक्स वाई में डंबल ना एक्स में होते हैं ना वाई में होते हैं, एक्स और वाई के बीच में होते हैं। डी वाई जेड में डंबल ना वाई में ना जेड में, उनके बीच में, किसी एक्सिस में नहीं। डी जेड एक्स ना जेड में ना एक्स में, उनके बीच में, यानी किसी एक्सिस में नहीं। सिर्फ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक डंबल एक्स पे, एक डंबल वाई पे, पर जेड पे कुछ नहीं होता। लेकिन डी जेड स्क्वायर में डंबल जेड पे है और रिंग एक्स वाई प्लेन में है, यानी इसमें प्रोबेबिलिटी हर एक्सिस में है डी जेड स्क्वायर में। ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। 27 आपको आता है, 27 आपको आता है, ध्यान से। 4th एनर्जी लेवल में, यानी 4th एनर्जी लेवल में कितने ऑर्बिटल होंगे बेटा? nth शेल में, nth शेल में सब शेल कितने होंगे? n। सब शेल कितने हैं? 4। ऑर्बिटल कितने हैं? 4 द स्क्वायर 16। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2n स्क्वायर। इन nth शेल देयर आर n सब शेल। चौथे शेल में 4 सब शेल, n स्क्वायर ऑर्बिटल, 4 का स्क्वायर 16 ऑर्बिटल, एंड इससे डबल इलेक्ट्रॉन। सो क्वेश्चन है चौथे शेल में कितने ऑर्बिटल? 4 का स्क्वायर 16 ऑर्बिटल। आंसर इज 16। दिस इज क्वेश्चन नंबर 27। नाउ क्वेश्चन 28 कहता है इनमें से कौन सी ग्राउंड स्टेट नहीं है? कौन सी ग्राउंड स्टेट नहीं है? ग्राउंड स्टेट होती है जो उसकी नेचुरल कन्फिग्रेशन हो, जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर मैं बोलूं कॉपर की, क्या सोचो, कॉपर होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 होना चाहिए ना, लेकिन डी तो एक इलेक्ट्रॉन मांग लेता है, ये बन गया 4s1 3d10। ये कॉपर की कन्फिग्रेशन है। अगर कोई किताब लिखे नहीं सर ये कन्फिग्रेशन है, तो ये ग्राउंड स्टेट नहीं है। या किसी में इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती उछाला हो, वो भी ग्राउंड स्टेट नहीं है। जैसे मैं लिखूं कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p5 3s1, अब ये 2p5 भरा ही ऊपर पहले चला गया, ये भी ग्राउंड स्टेट नहीं है। सो ऐसी कन्फिग्रेशन ग्राउंड स्टेट नहीं होती। आंसर उसमें ये वाला, ये तो दिया नहीं होता, ये वाली ऑप्शन है। सो कॉपर ये होता है एक्सेप्शनल है, तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट नहीं है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वही ग्राउंड स्टेट होती है। सो ये कॉपर की ग्राउंड स्टेट नहीं है, राइट। आगे जी 29th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वैसे इस चैप्टर में नहीं है, मोल कंसेप्ट में आता है और भी चैप्टर में आता है। कहता है क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, क्लोरीन 37 और क्लोरीन 35। इसका एवरेज एटॉमिक वेट 35.5 है। अब ये कितने परसेंट, ये कितने परसेंट, सोचो, मैथ है। मान लो ये x% है, लेट, एक मिनट, एक क्लोरीन 37 है, लेट क्लोरीन 37 इज x%, क्लोरीन 35 क्या होगी? 100 - x। एवरेज वेट 35.5 है, निकालो जरा एवरेज वेट, यानी
37 वाला एक्स है, 37 इंटू एक्स प्लस 35 वाला 100 माइनस एक्स है, डिवाइड बाय 100 में से कुछ चाहिए 37 इंटू एक्स प्लस 35 इंटू 100 माइनस एक्स, टोटल क्योंकि 100 थे, ये एवरेज आ गई। मेरी बात समझ गए? 100 में से कुछ के 37 मार्क्स आए, कुछ के 35 मार्क्स आए, 37 वाले कितने हैं प्लस 35 वाले कितने, डिवाइड बाय 100, ये एवरेज आ गई। वो एवरेज कितनी है 35.5। अब निकाल लो, ये 37x इसको उधर ले जाओ प्लस 3500 माइनस 35x इज मल्टीप्लाई करता, ये आ गया 3550। अब 37x माइनस 35x क्या बच गया 2x इज 3550 माइनस 3500, सो 2x आ गया 50, x आ गया 50 डिवाइड बाय 2 यानी x आ गया 25, x आ गया 25, यानी क्लोरीन 37 है 25%, तो क्लोरीन 35 क्या होगी 100 माइनस एक्स, 100 माइनस 25 यानी 75%, वो 25% ये 75%, यानी क्लोरीन 37 रेशो क्लोरीन 35 इज 25% रेशो 75, 1:3। आंसर शुड बी 1:3। एवरेज वेट कैसे निकाला, 37 वाली इतनी है, 100 वाली इतनी है, डिवाइड बाय 100 टोटल इज इक्वल टू 35.5। मैंने x की वैल्यू निकाल दी। x कौन है, क्लोरीन 37 कितना है, सो क्लोरीन 37 है 25, क्लोरीन 35 आ गया 75, सो 37 वाला 25 है, 37 वाला 75 है, सॉरी 37 वाला 25 है, 35 वाला 75 है, रेशो निकाल ली 1:3। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में डालते हैं, वैसे ये चैप्टर मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर में आमतौर पे आता है, ठीक है जी, पर फिर भी हम दोनों जगह करवा देते हैं। कभी भी एवरेज निकालनी, सचिन ने टोटल 100 मैच खेले, सोचो एवरेज में ऐसे क्यों किया, सचिन ने टोटल 100 मैच खेले, कुछ मैचों में बनाए 35 स्कोर और कुछ मैचों में बनाए 37 स्कोर, मान लो 40 मैचों में 35 और 60 मैचों में 37, तो एवरेज क्या आएगी 35 कितने मैचों में 40 में, 37 कितने में 60 में, डिवाइड बाय टोटल मैच 100, यही मैंने ऐसे किया। 37 कितने वाले एक्स वाले, 35 कितने वाले 100 माइनस एक्स वाले, डिवाइड बाय टोटल क्या थे 100, इसलिए एवरेज ऐसे निकाली। राइट बत्तर, और चलो शाबाश, थोड़ा दिमाग की गिरानी चलाओ जल्दी जल्दी। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, फॉर इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन 8 है, कन्फिग्रेशन क्या है 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4। कहता ऑक्सीजन के बारे में क्या ठीक है, Z इफेक्टिव ऑफ 2s इज सेम एज दैट ऑफ 2p ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहता 2s और 2p का बराबर है, नहीं, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर कोई नजदीक है कोई दूर है, जो नजदीक है उसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, सो ये कहता दोनों का इफेक्टिव न्यूक्लियर सेम है, ये गलत है, बिल्कुल गलत। दूसरा, एन इलेक्ट्रॉन 2s है सेम एनर्जी एज दैट इन 2p, 2s और 2p में सेम एनर्जी ना यार ना, n प्लस एल जिसका कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, इसका n प्लस एल 2 है, इसका n प्लस 3 है, सेम एनर्जी कैसे हो सकती, ये भी गलत हो गया। तीसरा, Z इफेक्टिव और 1s इज सेम एज दैट ऑफ 2s, कभी भी नहीं, 1s तो बिल्कुल नजदीक है, इसका Z इफेक्टिव बहुत ज्यादा होगी, इसका कम होगा। और चौथा लास्ट, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 2s, 2s में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनकी स्पिन जो होती है वो अपोजिट होगी, बिल्कुल ठीक, इन दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होगी, एक प्लस हाफ होगा एक माइनस हाफ, ये स्टेटमेंट ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 30। नाउ 31st क्वेश्चन, बस थोड़े रह गए जल्दी। 31st क्वेश्चन कहता इलेक्ट्रॉन 6th लेवल पे चला गया, हाइड्रोजन में 6वें लेवल पे कितनी लाइंस आएंगी, वो बेटा नंबर ऑफ लाइंस का फार्मूला याद नहीं, नंबर ऑफ लाइंस इज n इंटू n माइनस 1/2, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2। कुछ क्वेश्चन में जानबूझ के रिपीट करवा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, n इंटू n माइनस 1/2 यानी 6 इंटू 6 माइनस 1/2, 6 इंटू 5/2, लाइंस आर 15। अगर इलेक्ट्रॉन शेल के छठे लेवल पे जा चुके हाइड्रोजन में तो कितनी लाइन आएंगी ज्यादा से ज्यादा 15, n इंटू n माइनस 1/2, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी रिपीट करो मैं जानबूझ के, सुनो, कहता n1 1 है और n2 2 है, अलग अलग एटम लिखे, किसमें वेवलेंथ ज्यादा, वेवलेंथ आपको मालूम है 1 ओवर लैम्डा इज आर जेड स्क्वायर, 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर। ध्यान से देखो, n1 n2 हर केस में सेम दे रखा है, यानी ये तो सेम हो गया, r सेम है, पंगा किसका z और लैम्डा का, z और लैम्डा, और दोनों एक दूसरे को उलट हैं,
जिसका z ज्यादा उसका लैम्डा कम। उसने क्वेश्चन में यही पूछा है कि लैम्डा किसका कम, जिसका z ज्यादा। z मींस एटॉमिक नंबर ज्यादा। किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा इसमें? हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, हीलियम के लिथियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ड्यूट्रियम का 1, हीलियम का 2, लेकिन लिथियम का 3। सो लिथियम का क्योंकि एटॉमिक नंबर ज्यादा है, लिथियम की वेवलेंथ कम आएगी। n1 n2 हर केस में सेम दे रखा है, r कांस्टेंट है, यानी 1/λ इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर। सो जिसका z ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, मोर z लेस लैम्डा। सो लिथियम का z ज्यादा है, इसके लिथियम का लैम्डा कम होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 22nd, सॉरी 32nd। नाउ 33rd क्वेश्चन नंबर 33rd, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज 13.6। गोली मारो। कहता व्हाट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट। गोली मारो 13.6 को। आपने निकालना है E2 माइनस E1, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। माइनस 13.6 ओवर 2 स्क्वायर माइनस 13.6 1 स्क्वायर। कहता एक्साइट करना फर्स्ट से सेकंड लेवल में, तो एनर्जी कितनी चाहिए? E2 माइनस E1। व्हाट इज E2? माइनस 13.6 ओवर 2 स्क्वायर माइनस 13.6 ओवर 1 स्क्वायर। सो निकाल लो इसको, ठीक है जी। माइनस 13.6 ओवर 2 स्क्वायर, यही पूछा ना। एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू नेक्स्ट हायर स्टेट। सो आंसर 10.2 आएगा। ये माइनस 3.4 प्लस 3, ये आ गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करेक्ट कर लो, आंसर शुड बी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर गलत दे रखा है, आंसर इसका ठीक कर लो, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 33rd क्वेश्चन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। आंसर शुड बी बी। मैंने शायद उसमें ए लगा रखा है, बी कर लो। आओ जी, ना क्वेश्चन नंबर 34। ओ यार 34 वही एनर्जी वाला फार्मूला। आपको मालूम था बेटा एनर्जी के फार्मूले क्या होते हैं? एनर्जी वाला फार्मूला, एनर्जी वाला फार्मूला है माइनस 1312 जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर किलो जूल में, या माइनस 13.6 जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, या माइनस 2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। कहता कौन सा आंसर गलत है? जो इन तीनों के अलावा वैल्यू होगी वो गलत होगी, जो इन तीनों के अलावा वैल्यू। अब जो डी वैल्यू पता क्या देखिए, डी माइनस 12.8 या 12.8 तो कहीं भी नहीं है। माइनस 12.8 इंटू 10⁻19 ये कभी ठीक हो ही नहीं सकता। ये वैल्यू पक्का गलत है, क्योंकि एनर्जी की तीन ही वैल्यूज हैं। ये चौथी वैल्यू 12.8 तो कहीं भी फार्मूला नहीं, इसलिए ये वैल्यू गलत है। एक अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 35। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, इसका फार्मूला रट लो। डेरिवेशन किस टाइम करवाएंगे? एक रेवोल्यूशन लगाने के लिए कितना टाइम चाहिए? टाइम फॉर 1 रेवोल्यूशन। इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में चक्कर लगाता है उसको कितना टाइम लगता है? उसका फार्मूला 4 पाई स्क्वायर mr स्क्वायर ओवर NH। 4 पाई स्क्वायर mr स्क्वायर ओवर NH। ये एक रेवोल्यूशन को कितना टाइम लगता है? वो वेलोसिटी डिस्टेंस ऑफ टाइम, टाइम डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी लगाया, ठीक है जी। 36 क्वेश्चन, ये याद ही करना आपने। 36 क्वेश्चन बेटा, 36 क्वेश्चन। अब ध्यान से देखना, ये खतरनाक क्वेश्चन है। कहता वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्टेन बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज 1/275 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसकी वेलोसिटी लाइट से इतने गुना कम है। याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट इज वेलोसिटी इन फर्स्ट ऑर्बिट ओवर n। ध्यान से गौर करना। कहता किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसकी वेलोसिटी लाइट से इतने गुना कम है। मेरे को वेलोसिटी का फार्मूला पता है, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट इज फर्स्ट ऑर्बिट ओवर n। और मैंने यहां ये भी बताया था कि पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी होती है लाइट से 137 टाइम कम होती है, यानी 1/137 इंटू n टाइम्स वेलोसिटी ऑफ लाइट। ध्यान से दोबारा सुनो, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट इज वेलोसिटी फर्स्ट ऑर्बिट ओवर n। मैंने आपको बताया हुआ पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 2.18 इंटू 10⁻6 है, ये लाइट से 137 गुना कम है, यानी फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइड 137 इंटू n। अब आपको आंसर चाहिए 275। 137 को किससे मल्टीप्लाई करें कि लगभग 275 आए? 137 का डबल करो, वो 274 या 275 आता है, यानी n कितना पुट करना पड़ेगा? 2, तो 274 बन जाएगा। दोबारा देखो क्वेश्चन बेटा ध्यान से। कहता है इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, उसकी वेलोसिटी लाइट से इतने गुना कम है। आपको मालूम होना चाहिए फर्स्ट ऑर्बिट में लाइट की वेलोसिटी, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लाइट से 137 टाइम कम है।
velocity in nth orbit is velocity in first orbit over n, velocity in first orbit over n, यानी 1/137 into n. अब n क्या होगा अगर ये टोटल आंसर 275 हो? अगर n को 2 पुट करूं ये आंसर लगभग 274 बनता है या 275 बनता है. सो n इज 2 सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी. अगर फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लाइट से इतना कम है, सेकंड ऑर्बिट में दिस, थर्ड में दिस, फोर्थ में दिस, ऐसा होगा. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जेई वाले तैयार कर लो अच्छी तरह से. आने वाला क्वेश्चन बहुत साल से इंतजार करें इसका. सो एन इज सेकंड ऑर्बिट. अगला क्वेश्चन बेटा, P इज प्रोबेबिलिटी. तो 1s का कौन सा ग्राफ ठीक है यार? यहां प्रोबेबिलिटी है, वो 4πr के dr वाला ग्राफ, और ये डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. सो 1s का कौन सा ग्राफ है? आपको याद हुआ, 0 एट द न्यूक्लियस, मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस, एज डिस्टेंस इंक्रीजेस प्रोबेबिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग. ये 1s का ग्राफ है. 0 एट द न्यूक्लियस, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाला ग्राफ है, 4πr के dr वाला. 0 एट द न्यूक्लियस, मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस, एज डिस्टेंस इंक्रीजेस प्रोबेबिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग. ये वाला ग्राफ आएगा सी. 38th क्वेश्चन, ब्रिलियंट क्वेश्चन. 38, कितने नोडल प्लेन होंगे अगर n3 हो? अगर n3 हो तो कितने नोडल प्लेन होंगे? ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. n3 हो तो कितने नोडल प्लेन होंगे? n3 है, इसमें 3s है, 3p है और 3d है. 3s, s में कोई नोडल प्लेन नहीं होता. 3p, इसमें px भी है, py भी है, pz भी है. इसमें भी एक नोडल प्लेन, इसमें भी एक नोडल प्लेन, इसमें एक नोडल प्लेन, यानी टोटल कितने हो गए? 3. 3d, d 5 होते हैं. dxy, 2 नोडल प्लेन, याद है? dxy, xy में क्या होता है? डंबल x और y के बीच में, मैं रफली बताता हूं. dxy ये ऐसा हुआ, मान लो ऐसा हुआ, 2 नोडल प्लेन. dyz में, यानी dxy में 2 नोडल प्लेन, dyz में 2 नोडल प्लेन, dzx में 2 नोडल प्लेन, dx² माइनस y² में 2 नोडल प्लेन, क्योंकि x² माइनस y² होता है, एक डंबल x पे और एक डंबल y पे, इसमें भी 2 नोडल प्लेन. लेकिन dz² तो ऐसा होता है, इसमें तो कहीं भी नोड नहीं है. सो dz² में 0 नोडल प्लेन. कोई डी ड्रा कर लो, 2 नोडल प्लेन क्यों? dzx देखो, ये देखो, x y z, dzx ना डंबल z पे ना x पे, z और x के बीच में एक यहां हो गया, एक यहां हो गया. तो नोडल प्लेन कौन से बने? ध्यान से, इसमें नोडल प्लेन कौन कौन से बने? एक ये वाला, एक ये वाला. सो कोई भी डी हो उसमें 2 नोडल प्लेन होते हैं, सिर्फ dz² में कोई नोडल प्लेन नहीं. अब ध्यान दे, n3 हो तो 3s, 3p, 3d. s में कोई नोडल प्लेन नहीं होता, क्योंकि s तो गोल है, प्लेन तो आना ही नहीं. p में, px में भी एक, py में भी एक, pz में भी एक. हर d में 2 नोडल प्लेन होते हैं, लेकिन dz² में कोई नहीं. अब गिनो नोडल प्लेन कितने हो गए? 3, 5, 7, 9, 11. टोटल नोडल प्लेन कितने बने? 11. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 11 नोडल प्लेन्स, राइट. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39. क्वेश्चन नंबर 39, ध्यान से. इमिशन इन पास्टन सीरीज स्टार्ट फ्रॉम n3, यानी n3 है, एक n तो 3 है, ठीक है. स्टार्ट फ्रॉम ऑर्बिट n की वैल्यू बतानी है. कैन बी रिप्रेजेंट बाय न्यू का फार्मूला देखा बेटा. न्यू का फार्मूला 3.29 इंटू 10⁻15, 1/3² माइनस 1/n². ध्यान से, n पूछा है और वेवलेंथ दे रखी 1285 नैनोमीटर. रिमेंबर लैम्डा दे रखा है 1285 नैनोमीटर. पता क्या करो, ध्यान से, लैम्डा दे रखा है, n निकालना है, लैम्डा से फ्रीक्वेंसी निकाल लो. फ्रीक्वेंसी f इज या न्यू इज c/λ, क्योंकि c इज इक्वल न्यू लैम्डा, न्यू इज c/λ. c है 3 इंटू 10⁸ ओवर लैम्डा क्या हो गया? 1285 इंटू 10⁻9 हो गया जी. बेटा आपको न्यू पता है, अब लगाओ, आपको न्यू पता है 3 इंटू 10⁸ ओवर 1285 इंटू 10⁻9 इज इक्वल टू 3.29 इंटू 10⁻15, 1/3² माइनस 1/n². n निकाल लो. फार्मूला हमारे पास है, हमें 2 चीज चाहिए. अब ये निकालना है, उसके लिए ये जरूरी है. ये कहां से निकाले? फ्रीक्वेंसी कहां से निकाले? लैम्डा दे रखा है, सो लैम्डा से निकालो फ्रीक्वेंसी. ये जो क्वेश्चन है ना, ये जेई में आया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन. इसको सॉल्व करने के लिए 4-5 मिनट मिलते हैं, इसलिए बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं. इसको सॉल्व 2-3 मिनट मिलने आपको, सो 3 मिनट में सॉल्व हो जाएगा. ध्यान से देखें,
यहां ये फार्मूला उसने दे रखा है, कहता है एन निकालो, तो हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी चाहिए, उसने फ्रीक्वेंसी नहीं दी कि लैम्डा दे रखा है, हमने सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा निकाल के लगा के वहां से फ्रीक्वेंसी निकाली, फ्रीक्वेंसी यहां पुट कर दी, आंसर आ जाएगा। फार्मूला बताया, ये बताया निकालना है, बस यही चाहिए। ये नहीं दिया, लैम्डा दे दिया, लैम्डा से फ्रीक्वेंसी निकाल ली, राइट। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन, लेकिन जिसमें आंसर आपने निकालना, 4 ऑप्शन ही आंसर निकाल के लिखना था। यस बेटा, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 39। नाउ 40th क्वेश्चन, ध्यान से, कहता लाइट की वेवलेंथ है 4500 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा है 4500 इंटू 10⁻10 मीटर, और बल्ब है 150 वाट का। वो यार आता तो 150 वाट में 150 जूल पर सेकेंड, पर कहता बल्ब 150 वाट का है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी सिर्फ 8% है, यानी 8% ऑफ 150, यानी एफिशिएंसी 8% ऑफ 150 है, यानी 8/100 इंटू 150, यानी 12 वाट। बल्ब 150 वाट का है, पर काम वो 12 वाट के बराबर कर रहा है, एनर्जी 12 वाट है, पावर 12 वाट है, यानी 12 जूल पर सेकेंड। एनर्जी आपको मालूम है, लैम्डा आपको मालूम है, कहता कितने पैकेट छोड़ रहा है, लगाओ, E इज इक्वल टू NHC ओवर लैम्डा। एन E आपको मालूम है 12, N निकालना, H 6.627 इंटू 10⁻34, C 3 इंटू 10⁸ ओवर लैम्डा। लैम्डा कितना बेटा 4500 इंटू, कर लोगे सवाल। हम आमतौर पे आपको क्वेश्चन करवाते हैं, ए 100 वाट बल्ब एमिट लाइट ऑफ वेवलेंथ इतनी, हम N निकालते हैं, उसमें सीधा 100 एनर्जी पुट करके N निकाल लेते हैं। अब इसने बल्ब तो 150 वाट का दिया, पर बोलता है ये काम 8% ही कर रहा है, एफिशिएंसी 8% ही है, सो मैंने 150 का पहले 8% निकाला, यानी हमारे पास एनर्जी 12 जूल है, उससे N निकालना। सो E इज इक्वल टू NHC ओवर लैम्डा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 40, शाबाश 40, हाँ जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 41, ध्यान से, 41, द नंबर ऑफ, आसान है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बेटा 3 आइसोटोप हैं, 1H1, 1S2, 1S3। ध्यान रखना, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं हैवी हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव। सो दिस इज रेडियो एक्टिव। इसमें प्रोटॉन कितने हैं 1, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, लेकिन न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। न्यूट्रॉन है मास नंबर -3 - 1 = 2। सो रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 2 हैं, बाकी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 1-1 हैं, जो भी पूछा जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, ध्यान से, 6-7 क्वेश्चन है। 42, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, एनर्जी दे रखी है, एनर्जी इज गिवन एज, एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, देखो आपको मालूम है एनर्जी इज NHC ओवर लैम्डा, सिंपल। अब उसने H जो है वो अर्ग में दे रखा है, NHC ओवर लैम्डा पर मोल में, यानी N उसने दे रखा है 6.02 इंटू 10⁻3, H दे रखा है 6.627 इंटू 10⁻34, 6.67 इंटू 10⁻27 अर्ग में, इंटू C 3 इंटू 10⁻10। याद रखो उसने ये वैल्यू अर्ग में दे रखी है, ये भी CGS में लिखेंगे, ओवर लैम्डा। आंसर निकाल लो, अंदाजा लगाओ, देखो 10⁻23 और 10⁻33, 33 में 27 माइनस हो गया, 6.627 इंटू 6.02 इंटू 6.627 इंटू 3 इंटू 10⁻33 - 27 10⁻6 ओवर लैम्डा। सोचो ये लगभग 6×3 के करीब हो गया, ठीक है। 26 से 120 ऑलमोस्ट बना, 120 इंटू 10⁻6 ओवर लैम्डा, यानी बन गया 1.2 इंटू 10⁻8 ओवर लैम्डा, लगभग इसके करीब होगा, 1.2 इंटू 10⁻8 ओवर लैम्डा। आंसर 1.2 नहीं है, 1.196 दिया, बिल्कुल ठीक आंसर है, ठीक है, अंदाजा लगाया मैंने। आओ जी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ध्यान से, ये भी खतरनाक क्वेश्चन है, ध्यान से। कहता इफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, बेटा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी लास्ट लाइन, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइन होती है लास्ट लाइन। इफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइन इन लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन हैज वेवलेंथ
ए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की वेवलेंथ ए है, यानी 1 ओवर लैम्डा इज आर 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर। ध्यान से, पहले शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइमन सीरीज, हियर n1 इज 1, n2 इज, एक मिनट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ सोच ले, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन सी लाइन होती है, जितना एनर्जी गैप ज्यादा, बिल्कुल लास्ट लाइन, n2 इज इन्फिनिटी। सो 1 ओवर लैम्डा, उसने बोला वेवलेंथ ए है, 1 ओवर ए इज आर 1 ओवर 1 द स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर, यानी सोचो ये 1 बच गया। सो 1 ओवर ए इज आर, यानी आर आ गया 1 ओवर ए, आर आ गया 1 ओवर ए, यानी पहला डाटा सिर्फ आर निकालने के लिए दिया है। अब पूछता क्या है, कहता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन इन पास्टन सीरीज ऑफ हीलियम, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन इन पास्टन सीरीज ऑफ हीलियम, लगाओ फिर 1 ओवर लैम्डा इज आर जेड स्क्वायर 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर, 1 ओवर लैम्डा इज आर, आर है 1 ओवर ए, जेड स्क्वायर किसका पूछा हुआ है बेटा, हीलियम, हीलियम का Z2, 2 स्क्वायर 1 ओवर n1 स्क्वायर, कौन सी सीरीज पूछी हुई है, पास्टन सीरीज, लाइमन बामर पास्टन, तीसरी 1 ओवर 3 स्क्वायर माइनस कौन सी लाइन, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन, फर्स्ट लाइन, पास्टन सीरीज में n1 3 है, फर्स्ट लाइन के लिए n2 क्या होगा 4 माइनस 1 ओवर 4, कर लोगे सवाल बेटा, शाबाश, हो जाएगा। आपने 1 ओवर लैम्डा निकाल लेना, ठीक है जी। वेवलेंथ पूछी है, आपने 1 ओवर लैम्डा निकाला, उल्टा करना, लैम्डा निकालना, देखिए जरा, 1 ओवर लैम्डा इज 4 ओवर ए 1 ओवर 9 माइनस 1 ओवर 36, 1 ओवर लैम्डा इज 4 ओवर ए 36 एलसीएम 4 माइनस 1, यानी ये आ गया, यहां लिखता हूं, कहां लिखूं, इधर ले आऊं, ध्यान से, 1 ओवर लैम्डा इज 4 ओवर ए इंटू 3 ओवर 36, ठीक है, लैम्डा इज 3a, ये तो 3a आ रहा है, ये तो गड़बड़ होगी। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइमन सीरीज, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पास्टन सीरीज, पास्टन सीरीज लाइमर बामर पास्टन, दोबारा एक बार चेक करते हैं बेटा, एक मिनट ध्यान से, लाइमन सीरीज है, n1 आ गया 1, पूछा क्या है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी, जब एनर्जी गैप ज्यादा होगा लैम्डा कम होगा, यानी n2 इज इन्फिनिटी, मैंने लगाया 1 ओवर लैम्डा इज आर जेड स्क्वायर 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर। अब देखिए किसकी बात कर रही है, हाइड्रोजन की, 1 ओवर लैम्डा इज आर यानी a इंटू 1 द स्क्वायर 1 ओवर 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n स्क्वायर, सो 1 ओवर लैम्डा इज a, 1 ओवर लैम्डा इज a, यानी a आ गया 1 ओवर लैम्डा, ठीक है जी, सॉरी लैम्डा इज a, लैम्डा इज a, दिस इज r, यानी 1 ओवर a इज r, यानी r मेरा आ गया 1 बाई a के बराबर। अब मैं पास्टन सीरीज की बात करूं, पास्टन सीरीज, पास्टन है तीसरी सीरीज, लाइमन बामर पास्टन, n1 इज 3, इसकी कौन सी लाइन बोल रहा है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन, यानी पहली लाइन, तो पहली लाइन में n2 क्या होगा 4 हो गया, ठीक है, इसके लिए हमने क्या निकालना, लैम्डा, सो 1 ओवर लैम्डा इज आर जेड स्क्वायर 1 ओवर n1 द स्क्वायर 1 ओवर 3 स्क्वायर माइनस 1 ओवर 4 स्क्वायर, 1 ओवर लैम्डा इज आर क्या है 1 ओवर ए जेड स्क्वायर, किसका पूछा है, हीलियम, हीलियम का Z2 था 2 का स्क्वायर 1 ओवर 3 स्क्वायर 9 माइनस 1 ओवर 36, सो 1 ओवर लैम्डा इज 4 बाय ए, एलसीएम आ गया 36, तो वही आ रहा है यार 36, 4 माइनस 1, सो 1 ओवर लैम्डा इज 4 इंटू 3 ओवर a इंटू 36, ये तो 3 आ रहा बेटा, सो लैम्डा इज 3a, लैम्डा इज 3a, फिर भी आप एक बार चेक कर लेना, इसकी सारी ऑप्शन लगा रही, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की, लैम्डा इज 3a, ठीक है जी, एक बार चेक कर लेना, क्योंकि जिसने खुद गलती की मिलती नहीं उसको, चेक कर लेना, ये तो ठीक ही है, चेक कर लेना, मेरे को लगता है आंसर गलत है इसमें, राइट, ये देख लेना, फिर भी चेक कर लेना, कैलकुलेशन में मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं करी बेटा, शाबाश, हाँ जी,
नाउ क्वेश्चन नंबर 44 खत्म होने पर आ रहे हैं। द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू ऑर्बिट ऑफ रेडियस 211.6। कहता है इलेक्ट्रॉन आया, ऊपर से आया, कहां है, जिस ऑर्बिट में रेडियस 211.6 पिकोमीटर है। वो याद करो, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज 0.529 इंटू एन स्क्वायर या 59 इंटू एन स्क्वायर ए नैनो पिकोमीटर में, ये ना। कहता जहां आया उसका रेडियस था 211.6, इससे लगभग 4 गुना ज्यादा, इससे लगभग 4 गुना ज्यादा, यानी एन स्क्वायर क्या आ गया, एन स्क्वायर क्या आ गया 211.6 डिवाइड बाय 52.9, ये आ गया 4, यानी एन आ गया 2। दोबारा देखो ध्यान से, कहता है इलेक्ट्रॉन ऊपर से जहां आया उसका रेडियस इतना था, तो रेडियस का मेरे पास क्या फार्मूला, जो भी ऑर्बिट का रेडियस है 52.9 इंटू एन स्क्वायर। उसने बोला रेडियस आ रहा है 211.6 इज 52.9 इंटू एन स्क्वायर, सो एन स्क्वायर क्या आ गया 211.6 ओवर 52.9, एन स्क्वायर आ गया 4, यानी एन आ गया 2। मतलब इलेक्ट्रॉन जहां से भी आ रहा है दूसरे ऑर्बिट में वापस आ रहा है। पुत्र याद करो, दूसरा ऑर्बिट मींस बम्मर सीरीज, इलेक्ट्रॉन बम्मर सीरीज में आ रहा है। बम्मर सीरीज मींस विजिबल रीजन, यानी ये लाइन विजिबल रीजन में नजर आएगी। बोलता है इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ रहा है, यहां पे आ रहा है, तो यहां पता चला दूसरे ऑर्बिट में आ रहा है, दूसरे ऑर्बिट में वापस आए, मींस बम्मर सीरीज। बम्मर सीरीज कौन से रीजन में नजर आ रही है, विजिबल रीजन में। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़ते। नाउ क्वेश्चन नंबर 45th, क्वेश्चन 45th, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ये आपको बता दूं, 1s 2s 2p एनर्जी अलग अलग होती है, लेकिन हाइड्रोजन में 1s इसकी एनर्जी कम, 2s और 2p बराबर होते हैं, 3s 3p 3d बराबर होते हैं। हाइड्रोजन में हर शेल के सारे सब शेल की एनर्जी बराबर होती है, बाकी हर एटम में डिफरेंट होती है, लेकिन हाइड्रोजन बराबर होती है। अगर बोले 2s और 2p की बराबर नहीं है, बिल्कुल बराबर नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन में इनकी एनर्जी बराबर है, तो यही शायद आंसर इसका। एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इन इज लेस देन 2p फॉर हाइड्रोजन। हर केस में लेस होगी, लेकिन हाइड्रोजन में बराबर होती है। आओ जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 46, ग्राफ बना रखा है, ग्राफ बना रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ डजंट रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। कौन सा इंसिडेंट लाइट और इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन में रिलेशन ठीक नहीं है, कौन सा रिलेशन ठीक नहीं है। पहला ग्राफ देखो, ये काइनेटिक एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता, जैसे जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो इसके नीचे बिल्कुल एक ग्राफ बना हुआ है, ये काइनेटिक एनर्जी, ये फ्रीक्वेंसी, ऐसे। ऑब्वियसली या ये ठीक है या ये ठीक है। आपको मालूम है हर रेडिएशन इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकालती, कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी देनी ही पड़ती है। यहां तो जीरो फ्रीक्वेंसी में भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इसलिए ये ग्राफ गलत है। क्योंकि याद है, इधर काइनेटिक एनर्जी, इधर फ्रीक्वेंसी। मैंने क्या बोला था, पहले मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाया जा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला। जब मैंने जरूरत वाली फ्रीक्वेंसी दी, मैंने आपको बोला बेटा फिल्म देखा, आप बोलो 150 टिकट है, मैं बोला ले 20 रुपये चला जा। आप क्यों जाओगे, 30 40 50, जब 150 दूंगा तभी बाहर निकलोगे, जीरो फ्रीक्वेंसी बाहर नहीं निकलोगे। सो इसलिए ये ग्राफ ठीक है, और जीरो से ये वाला ग्राफ गलत है। अगला क्वेश्चन ध्यान से, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का। व्हाट इज वर्क फंक्शन ई नॉट निकालना है। व्हाट इज वर्क फंक्शन ऑफ लाइट विद वेवलेंथ, लैम्डा दे रखा है 4000 एंगस्ट्रॉम, यानी 4000 10 मीटर। वेलोसिटी दे रखी है 6 इंटू 10⁵। ई नॉट निकालना है, निकाल लो यार। E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस हाफ mv²। E क्या होता है, hc ओवर लैम्डा इज ई नॉट प्लस हाफ mv²। ध्यान से, h पता है, c पता है, लैम्डा पता है, हाफ पता है, m पता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, ठीक है। m पता है, ठीक है, v² वेलोसिटी निकाल लो, सॉरी ई नॉट निकाल लो। अब जो ई नॉट आएगा वो आएगा जाउल में, जितने भी जाउल। उसने आंसर में पूछा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलो। कभी भी जाउल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना हो, डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट्स ऑल। ध्यान से, उसने ई नॉट पूछा है, लैम्डा दिया, वेलोसिटी दे रखी है, मैंने फार्मूला लगाया E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस हाफ mv²। E क्या होता है, hc और लैम्डा। h पता है, c पता है, लैम्डा पता है, ई नॉट निकालना है, हाफ पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है। मेरे पास ई नॉट आ गया, एनर्जी आ गई, लेकिन यही जाउल में।
उसने पूछा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी है। कभी भी जाउल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन कहता है ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ किसका है, कौन सी ऑर्बिटल का, जाई स्क्वायर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ग्राफ इज लाइक दिस। ये ग्राफ किसका है बेटा, 2s का। प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस एज डिस्टेंस इंक्रीजेस प्रोबेबिलिटी गोज ऑन डिक्रीज, एक जगह जीरो हो गई, अगेन प्रोबेबिलिटी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। ये ग्राफ 2s का है। ठीक है, इन क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से। मैं फिर बोल रहा हूं, पहले डाउनलोड करें क्वेश्चंस को, फिर रोक रोक के जब मैं क्वेश्चन नंबर 1 कहूं तो 1 की पहले स्टेटमेंट पढ़े, फिर सुने मैं क्या कह रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाएंगे। फिर भी डाउट हो तो मेरे को सेंड कर सकते हैं। थोड़ी सी स्पीड ज्यादा है, वो इसलिए क्योंकि हम सोच के चलते कि अब एटॉमिक स्ट्रक्चर अब 2-3 बार पढ़ चुके हो, आपको क्वेश्चन जल्दी समझ आ जाएगा। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन सेंड मी द डाउट और कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू पुत्र।